हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हम इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर कितना पढ़ चुके हैं, कोई आइडिया है किसी को? बहुत कुछ पढ़ चुके हो तुम। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है परम्यूटेशन, इस चीज़ के बारे में हम लगभग सब कुछ सीख चुके हैं, है ना? जितना हमारे कोर्स में है वो चीज़ हम सीख चुके हैं। सबसे मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है। ये दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती हैं हमको। अगर रिपीटिशन अलाउड होगा तो अलग केस बनता है, रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो अलग केस बनता है। जब अलाउड नहीं होता तभी हमारा परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला लगता है NP-R, है ना? लेकिन क्या होता है अगर ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटिंग देमसेल्फ या फिर ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, तीसरी कंडीशन क्या बन जाती है इसमें? अगर और ये NP-R का फॉर्मूला लिखता हूँ पहले मैं, क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर फैक्टोरियल n, ये भी फैक्टोरियल का साइन है ना, फैक्टोरियल n माइनस आर, दोनों सेम चीज होगी, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट्स, इफ ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटिंग देमसेल्फ या फिर इफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग नहीं है, कहने का मतलब ये है सेम है। ऑब्जेक्ट कैसे हैं? कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सेम है ना? लिख दो यहाँ पे, सम ऑब्जेक्ट्स आर सेम। और सेम होने के साथ साथ क्या है, इनका जो ऑर्डर है, पहले लिखो बाद में लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे रूट है। अब इस रूट को अगर आप देखोगे तो आप चाहे तो पहला, मैंने इसमें पहला वो पहले लिखा, बाद वाला वो बाद में लिखा, कुछ फर्क पड़ा? बाद वाला वो पहले लिखा, पहला वो बाद में लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ा है ना? क्या हो गया फिर? इन दोनों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई सा कभी भी लिखो। इस केस में हम क्या पढ़ते करते हैं, अगर सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं तो हम ऊपर लिखेंगे NP-R। हमको जितने भी वर्ड बनाने हैं इससे NP-R। नॉर्मली हम सारा लेते हैं तो हम NP-N लेते हैं, जिसको हम n फैक्टोरियल भी बोल देते हैं। n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि हम चार का ही बना रहे हैं, चार ही आपके पास ऑब्जेक्ट है और चारों को ही हम यूज कर रहे हैं। जब हम वी आर यूजिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? NP-R का मतलब है सिर्फ R ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, कुछ हमने छोड़ दिए, जैसे मान लो नंबर है। इस बात को ध्यान रखना, आगे काम आएंगे, इसीलिए रिपीट करा रहा हूँ। नंबर है, आपको इससे 4 लेटर वर्ड बनाना है। कितना? 4 लेटर वर्ड। बट आपके पास कितने हैं टोटल? 6। तो 6 में से सिर्फ आप 4 सेलेक्ट कर रहे हो, तब तो 6P4 लगेगा, है ना? तब यहाँ पे भी 6P4 आएगा। बट अगर मैं बोल रहा हूँ इससे आपको 6 लेटर वर्ड बनाना है, इससे नंबर से कितना बनाना है? 6 लेटर वर्ड। अब जब आप 6 लेटर वर्ड बनाओगे तो 6 के 6 यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब हो गया 6P6। और आपको बता रखा है NP-N कितना होता है? 6 फैक्टोरियल। 6P6 कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। फॉर्मूला में पुट करोगे तब भी ये आंसर आएगा, ठीक है? इसीलिए बुक के अंदर n फैक्टोरियल फॉर्मूला दे रखा है। वरना एक बात ध्यान रखना, एक्चुअल में हम क्या लिखते हैं? NP-R, है ना? अगर NP-N लिख देंगे तो n फैक्टोरियल आ जाता है। और इसके नीचे हम किससे डिवाइड करते हैं? जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे कितना रिपीट हो रहा है? P फैक्टोरियल रिपीट हो रहा हो, Q फैक्टोरियल रिपीट हो रहा हो, R फैक्टोरियल रिपीट हो रहा हो। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो P बार रिपीट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो Q बार रिपीट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो R बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग बार रिपीट हो सकते हैं, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला हमारी बुक में क्या है? हमारी बुक के अंदर सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट हो रहा हो, कितनी बार भी रिपीट हो रहा हो, हमने n फैक्टोरियल तरीके से उनको चूज करा, बट कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं तो या तो p बार रिपीट हो रहे होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स q बार रिपीट हो रहे होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स r बार रिपीट हो रहे होंगे, ऐसे चलता रहेगा। उन सब से आपको डिवाइड करना है, ठीक है? 3 तरह के फॉर्मूले बन जाते हैं। क्लियर है बात? चलिए, बहुत अच्छा। चलो, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो मेन चैप्टर है, कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन क्या है? अभी तक तो आपने परम्यूटेशन पढ़ा, ये सब परम्यूटेशन है, इतना आपको आना चाहिए, है ना? अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो एक सेकंड रुको। चलो, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, है ना? ये सब मैं हटा देता हूँ, परम्यूटेशन लिखा रहने देता हूँ। कॉम्बिनेशन क्या चीज़ होती है? मान लो x, y और z 3 लेटर हैं, आपको 2 लेटर्स यूज करने हैं और 2 लेटर का ग्रुप बनाना है आपको।
कितने बना सकते हो परम्यूटेशन से, कितने बना सकते हो आप, एक्स वाई बना सकते हो, है ना, एक ये हो जाएगा, एक वाई एक्स हो जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा। या फिर एक काम करो, आप एक्स से बनाओ। कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहले एक्स लेंगे, एक्स से वाई बनेगा, एक्स से जेड बनेगा, फिर वाई लेंगे, वाई एक्स भी एक ग्रुप है, मतलब अलग ही है ये भी, है ना, और वाई जेड भी है। अब जेड आप लोगे तो क्या बनेगा, जेड एक्स बनेगा और जेड वाई बनेगा। और कुछ बन सकता है, बन गए सारे। तो टोटल 6 हैं, परम्यूटेशन कितना हो गया इसका, परम्यूटेशन इज 6। मतलब 6 तरीके के आप ग्रुप बना सकते हो, कहने का मतलब ये है। कॉम्बिनेशन क्या कहता है, कॉम्बिनेशन थोड़ी सी अलग चीज़ है। कॉम्बिनेशन क्या कहता है, सुनना। कॉम्बिनेशन कहता है भाई, अगर एक्स एक आदमी होता, वाई भी एक आदमी होता है, फिर मैं बोलूं राम एक आदमी है, मोहन एक आदमी है और रवि एक आदमी है, मान लो। इनका आपको दो दो आदमियों का ग्रुप बनाना है, टीम बनानी है, टीम ऑफ 2 पर्सन। अब क्या बनाओगे आपने, राम और मोहन की टीम बना दी एक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी टीम बन गई राम और रवि की, है ना। अब तीसरी टीम बन जाएगी मोहन और रवि की। यहां तक तो आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, 3 टीमें और बनेंगी। कौन कौन सी बनेगी 3 टीमें, मैं बना रहा हूँ मोहन और राम की, अगली टीम बना रहा हूँ मैं रवि और राम की, और लास्ट टीम बनाऊंगा मैं रवि और मोहन की। क्या ऐसा पॉसिबल है, 6 टीमें बनेंगी, 3 टीमें बनेंगी? आप बोलोगे यार ये तो फालतू की बात है, राम मोहन की एक टीम बन गई तो उस वही तो मोहन राम की भी टीम है, सेम ही तो है। राम रवि की या फिर रवि राम की टीम तो सेम ही है ना। तो कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। वो जो ऑर्डर वाली बात थी ना, वो यहाँ काम आई। राम मोहन लिखो या मोहन राम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही मानेंगे इन दोनों का, है ना। ये तीनों इसमें नहीं बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर नहीं चाहिए हमको। हमको ये नहीं चाहिए कि राम मोहन आ गया फिर अगले में आपने रवि मोहन राम लिखा तो दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे ना देखो, आपने एक्स वाई लिखा है और एक वाई एक्स लिखा है, दोनों अलग अलग हैं, है ना, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन थोड़ा प्रैक्टिकल है। कॉम्बिनेशन बोलता है राम मोहन और मोहन राम तो एक ही बात है, दोनों को अलग अलग ट्रीट क्यों कर रहे हो। तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 कॉम्बिनेशन। समझ में आई बात। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में ये फर्क है। हमने पढ़ा था परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर्स, इसमें ऑर्डर की बहुत बड़ी भूमिका है। एक्स वाई अलग है, वाई एक्स अलग होता है परम्यूटेशन के केस में। बट कॉम्बिनेशन, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, मैं बोलूं चलो छोड़ो सब कुछ हो गया, मुझको तो एक बात बताओ, एक्स वाई जेड है कुछ, इसके कॉम्बिनेशन बनाओ। क्या बनाओ, कॉम्बिनेशन बनाओ। तो आप बोलोगे अच्छा कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब तो एक्स वाई बन गया, वाई एक्स बन सकता है, वाई एक्स नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स सेम ही चीज़ है ना। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, आ गया मतलब आ गया, बस खत्म। वाई जेड, क्या जेड वाई बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। और अगला क्या बच गया फिर, एक्स जेड, या चाहे जेड एक्स लिख दो, एक्स जेड लिख दो, एक ही बात है। तो इन तीनों को हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। एक्चुअल में कितने बनेंगे, इसमें 3 ही बनेंगे। लेकिन परम्यूटेशन की बात करता हूं तो ऑर्डर, पहले कौन आया बाद में कौन आया, ये बहुत ध्यान रखता है इन चीज़ों का। कॉम्बिनेशन उन चीज़ों को नहीं देखता, बोला ठीक है दोनों आ गए, कोई भी आए पहले कोई भी आए बाद में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों आने चाहिए बस। क्या ये छोटा छोटा जो हमने समझा, समझ में आया? अच्छी बात है अगर समझ में आया होगा तो। बहुतों को समझ में आ गया, कुछ को समझ में नहीं आया होगा, उनको समझाने के लिए हम थोड़ा और समझते हैं, है ना। अब मान लो आप एक पार्टी में गए, उधर टोटल कितने हैं, 12 पीपल हैं। ये आपकी बुक के एग्जाम्पल है, सारे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। 12 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, क्या करते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं, मतलब दे हैंडशेक। अब जो आपस में हाथ मिलाएंगे, मान लो पर्सन का नाम दे दिया मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम हटाओ, है ना, ठीक है। ये 10%, 12 लोग हैं। अभी क्या होगा, ए जी से हाथ मिलाएगा, एक हाथ हो गया। तो हमसे पूछा 12 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाया गया, कितनी बार हाथ मिलाया गया। अभी देखिए कैसे करते हैं, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, अभी समझना। अगर 12 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे तो ए ने जी से हाथ मिलाया और जी ने ए से हाथ मिलाया, क्या अलग अलग बात है कि एक ही बात है?
अगर ए ने जी से हाथ मिला लिया तो जी ने भी तो ए से हाथ मिला लिया ना, मतलब एक बार में दो काम हो गए। ठीक है, आप चाहे ए जी लिखो चाहे जी ए लिखो, एक ही बात है, अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे इनको, है ना। ठीक है, समझ में आई। ए जी और जी ए सेम चीज़ है इसके अंदर। कॉम्बिनेशन क्या हुआ, अगर ए जी से हाथ मिला रहा है तो जी ने भी ए से हाथ मिला लिया, उसको अलग अलग नहीं करेंगे हम। ए जी और जी ए सेम बात है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का। समझ में आया कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल कैसे हुआ। अब मान लो, क्या मान रहे हैं हम, सी ने जे से हाथ मिलाया, हाथ मिला लिया, तो जे ने भी सी से हाथ मिला लिया, बात खत्म हो गई। क्लियर हो रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। इसका इसका टोटल आंसर क्या होगा अभी वो बात नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल ये समझ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कब कॉम्बिनेशन लगेगा, कब परम्यूटेशन लगेगा। कॉम्बिनेशन चीज थोड़ी प्रैक्टिकल है, रियल वर्ल्ड वाली चीजें, परम्यूटेशन किताबी चीज है, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर होगी इतनी बात। अगर दो लोग आपस में हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार मिलाएंगे, एक बार ही मिलाएंगे। अगर ए और बी आपस में हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार मिलाएंगे, एक बार तो मिलाएंगे, है ना। दोनों का काम हो गया, ए बी और बी ए, एक ही बात है, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो। तो कॉम्बिनेशन यही कहता है कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए ने बी से मिलाया हुआ बी ने ए से मिलाया और सेम बात है, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सर्कल है, ये रहा सर्कल हमारा। अब क्या हुआ, इस सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मान लो एक पॉइंट ये रहा, 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 एक पॉइंट ये रहा। तो उसने पूछा कितने पॉइंट्स हो गए, 3 4 6, 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन यू ड्रॉ, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन वी ड्रॉ, कितनी कॉर्ड्स बना सकते हो आप। तो आपने बनाना शुरू किया, आपने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, सारी कॉर्ड्स तो हैं ये, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, हो गया काम, है ना। अब आप क्या करोगे, चलो ये काम तो ये खत्म हो गया, अब आप इसको इससे मिलाओगे, वापस नहीं मिलाओगे ना। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही लाइन है, आपने इसको इससे मिलाया होगा, इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, ये लाइन स्ट्रेट है ना, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, समझ जाना। इसको इससे मिलाओगे, अब ये फर्स्ट से मिल गया, सेकंड से मिल गया, इसको फोर्थ से मिला दो, फिफ्थ से मिला दो और सिक्स से मिला दो, ऐसे करेंगे। अगला कौन सा कलर लूँ मैं, चलो कोई सा भी ले लो। इसको इससे मिलाना रह गया, इससे मिलाना रह गया और ये इससे मिल गया, तो ये सारे मिल गए। तो अभी जो मैंने करा, ये मैंने आपको, ये देखो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैसे निकालेंगे हम, जब कॉम्बिनेशन सीख जाएंगे उसके बाद देखेंगे। अभी मुझको एक बात आप इतनी सी बताओ, इसके अंदर जब आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, आपने ए पॉइंट को बी पॉइंट से मिलाया, मैं क्या लिख रहा हूँ ए बी, और मैं बोल रहा हूँ मैंने बी पॉइंट को ए पॉइंट से मिलाया, तो क्या अलग अलग बात है कि एक ही बात है, एक ही बात है ना। ए बी और बी ए सेम है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन का। जब आपके पास ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा तो क्या फर्क पड़ता है, आप ए बी बी ए लिखो, जैसे मान लो ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, आपने लिखा बी ई, बी को ई से मिलाया, कहने का मतलब है। और अगली बार मैं लिख रहा हूँ ई बी, मैं एक ये भी मान के चल रहा हूँ और एक ये भी मान के चल रहा हूँ, अलग अलग बातें एक ही बात है, दोनों को हम एक ही ट्रीट करेंगे, है ना, ये दोनों इक्वल है। इसीलिए कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो सारे लगभग कॉम्बिनेशन के ही होते हैं। एग्जाम में क्या होता है, ये लिखा हुआ नहीं आता कि इसका परम्यूटेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, बस आपको समझना होता है ये कॉम्बिनेशन होगा या परम्यूटेशन होगा। वो चीज़ें कब क्लियर होंगी, जब हम क्या करेंगे, मिसलेनियस करेंगे। अभी तो चैप्टर्स हैं, आपको पता है कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो सारा कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला लगाना है और कुछ करना नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अब इसका इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, कॉम्बिनेशन इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, उसमें परम्यूटेशन में NPR लिखते थे, इसमें क्या लिख देंगे, NCR, सेम चीज है। N ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, टोटल N ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपने R ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसके, उसका क्या हो गया, NCR। फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे। परम्यूटेशन का क्या था, NPR, है ना, कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, NCR, दिल्ली NCR वाला NCR। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझको एक बात बताओ, कम किस में होंगे, जैसे हमने देखा इसके अंदर 6 बन रहे हैं, XYZ 3 थे, इसके अंदर परम्यूटेशन बना 6, कॉम्बिनेशन बना 3, तो छोटा कौन है, कॉम्बिनेशन छोटा रहता है हमेशा, है ना। कॉम्बिनेशन, या फिर मैं लिख दूं NCR इज ऑलवेज स्मॉलर देन
NPR। अब कितना छोटा रहता है उसको हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। कॉम्बिनेशन हमेशा परम्यूटेशन से कम रहेगा, ध्यान रखना। परम्यूटेशन में तो दोनों ले रहे हो आप, क्यों रहेगा उसका वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप XY भी ट्रीट करोगे और YX भी ट्रीट करोगे, दोनों को अलग अलग मानोगे। बट कॉम्बिनेशन के लिए दोनों सेम चीज़ है, XY और YX दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पे वो कम हो गया, मतलब जस्ट आधा हो गया, आधा ही तो हो रहा है ना। चलो देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे आपको, ये थ्योरम्स हैं फिर इनको देखेंगे। ये एग्जांपल आपको बता देगा कि भाई कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। 4 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास अलग अलग, A B C D, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ना। हमको 2 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, या फिर मैं बोल दूं चलो 5 ऑब्जेक्ट्स ले लो। पहले 4 से शुरू करते हैं, फिर बाद में देखेंगे, है ना। 4 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, 2 लेने हैं। कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, क्या निकालना है आपको, कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। 2 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आपने सबसे पहले ए लिया, ए के साथ बी ले सकते हो, है ना, ए के साथ सी ले सकते हो, ए के साथ डी ले सकते हो। ठीक है, ए बी बी ए की बात है, ध्यान रखना। ए के साथ बी ले लिया आपने, ए के साथ सी ले लिया, ए के साथ डी ले लिया। अब बी की बारी आई, क्या बी के साथ ए लोगे, वो तो आ ही गया। बी के साथ सी ले सकते हो, बी के साथ डी भी ले सकते हो, खत्म हो गया। सी के साथ डी ले लो, कितने बन गए, 6 बन गए ना टोटल। कितने कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशंस। कितने बने, 6 कॉम्बिनेशंस। अगर मैं इनके परम्यूटेशंस की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, तो या तो आप निकालो या फिर आपको पता है कि टोटल 4 हैं, हमको लेने हैं 2, तो 4p2 फॉर्मूला हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत, 4p2 मैंने कैसे फॉर्मूला लिया, 2 ऑब्जेक्ट्स लेने, टोटल 4 है, ना, 4p2 फॉर्मूला हो गया। 4p2 का आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2। सॉल्व करोगे जब इसको, कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 4 3 12, कितने हैं, 12 परम्यूटेशन है ना। 12 अरेंजमेंट बोल दो या फिर 12 परम्यूटेशंस बोल दो। कितने परम्यूटेशन है, 12। इसमें कितने हैं, 6। ये क्या हुआ, ये आधा हो गए, 2 आपने एक बार में लिए तो आधे हो गए। समझ में आई। तो आपको एक बात समझ में आई कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर आप फॉर्मूले में लिखते हो, है ना, अगर आप किस में लिखते हो, फॉर्मूलाज में, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 4c2 इक्वल टू 4p2, है ना। इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई कुछ। आपने क्या करा, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे 6 और कॉम्बिनेशन बढ़े, तो 6 कॉम्बिनेशन से तो आपने निकाल ली, या फिर आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया 4c2। अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता क्या होता है, तो आपको पता है 4c2 की वैल्यू है 6 और 4p2 की वैल्यू है 12। 12 ही होंगे ना, सब डबल डबल में तो हो जाएंगे। देखो परम्यूटेशन की मैं बात करूंगा तो एक ए बी होगा, एक बी ए बी होगा, यहाँ लिखता हूँ, रेड से लिख रहा हूँ समझना, बी ए बी होगा, एक सी ए बी होगा, एक डी ए बी होगा, है ना। जस्ट इसके उल्टे भी तो सारे होंगे ना, एक सी बी होगा, एक डी बी होगा, एक डी सी होगा। इन चीज़ों को हम कॉम्बिनेशन में नहीं लेते, लेकिन ये परम्यूटेशन का तो पार्ट है। परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन वाले भी आते हैं और परम्यूटेशन वाले भी आते हैं, समझ रहे हो आप। ये उल्टे होते हैं, ये भी आते हैं। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर, इसमें ऑर्डर को हम इतनी तवज्जो नहीं देते, उसको इतनी इज्जत नहीं देते, उसको बोलते हैं ठीक है ए बी बी ए एक ही बात है। तो हमको समझ में आया कि कॉम्बिनेशन को आपको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है तो वो परम्यूटेशन के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। इसको एक बार के लिए आप समझ लो कि फैक्टोरियल 2 है, तो 2 को मैं फैक्टोरियल 2 भी लिख सकता हूँ। अब ये कैसे आ रहा है हम देखेंगे, है ना। इसको हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे पास है 5 ऑब्जेक्ट्स, कितने हैं, 5, ए बी सी डी ई, टेकिंग 3 एट अ टाइम। एक बार में कितने लेना है आपको, 3। तो इसके कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे हम वो निकालेंगे, और इसके परम्यूटेशंस कितने बनेंगे हम वो भी निकालेंगे। ओके, कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कितने बनेंगे, ए, पेन चेंज कर लेता हूं, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ए के साथ में आ जाएगा बी सी, ए के बन गया, है ना। अगला ए सी डी, अगला ए डी ई, ए वाला काम खत्म। अब बी के साथ में ए तो आ नहीं सकता, है ना, सी डी आ जाएगा, बी सी डी बन गया, बी डी ई बन गया,
और कुछ नहीं बन रहा। सी के साथ में मैंने देखा सी डी ई बन गया, एक ये बन गया। और कौन कौन से बन सकते हैं? और देखो इसके अलावा ए सी ई बन सकता है ना, ए से जो हो रहा है ना ए सी ई, ए डी ई बन सकता है। और क्या बन सकता है? बी सी ई बन सकता है। इतने ही बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और भी बन सकते हैं क्या? आपको हो गया कंफ्यूजन कि और कितने बन सकते हैं कॉम्बिनेशन वाले। तो ऐसे थोड़ी करोगे, बार बार लिखोगे थोड़ी, है ना। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमको पता है कि इसका, देखो समझना इस चीज को, यहाँ पे कितने ले रहे हो आप? 3 ले रहे हो एक साथ, है ना। परम्यूटेशन कितना होगा इन सब का? आप बोलोगे सर टोटल 5 है, हमको लेने हैं 3, तो 5p3 हो जाएगा, मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। करेक्ट। कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना हो गया? 23 तो 60। परम्यूटेशन बनेंगे 60। ये कितने बनेंगे फिर? आप तो सोच सोच के सोचते रह जाओगे कितने बनेंगे। बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअल में, इसका आंसर कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला आपको पता है कितना होगा? 5c3 होगा, 5c3 होगा। ठीक है, एक बात मुझको बताना, ये 3 है, ए बी सी 3 है, इन तीनों को मैं कितने तरीके, देखो 5c3 तो टोटल बनेंगे कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस 5c3 होंगे, मेरे को समझ में आ गया। इस बात को समझना जो मैं समझा रहा हूँ। कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 5c3। टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? 5c3। ठीक है, जितने भी होंगे। और ये कितने होंगे? 5p3। लेकिन मेरे को पता है कि यह कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से छोटा होता है, कॉम्बिनेशन के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है तब जाके परम्यूटेशन के बराबर आता है। तो वो क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई करना है, उस चीज को समझना। इन 3 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि परम्यूटेशन में सारे तरीके होंगे। आप चाहे ए बी सी लिखो, चाहे बी ए सी लिखो, चाहे सी ए बी लिखो, चाहे सी बी ए लिखो, चाहे ए सी बी लिखो, बहुत सारे तरीके से, मतलब इसको 3 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हो ना। 3 को अरेंज करना है आपको। 3 को कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो आप? कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं हम? 3 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज कर सकते हैं इन 3 को। 3 ही लेटर हैं आपके पास और 3 ही बॉक्स हैं, एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो आप कितने टाइप से अरेंज कर पाओगे? यहाँ पे तीनों के तीनों आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 1 आएगा। तो 6 तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो, या फिर मैं बोल दूँ 3 फैक्टोरियल टाइप से आप अरेंज कर सकते हो। ये हमने पहले सीखा हुआ है। 3 अगर लेटर हैं उनको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं कि 3 ही लेटर का वर्ड बने, तो 6 बन सकते हैं। अब ये ऊपर लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितने हो गए? 6, है ना। ये टोटल कितने? 6 हैं। परम्यूटेशन में 6 के 6 लेने पड़ेंगे आपको, बट कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही लेना है, ए बी सी। कॉम्बिनेशन में ये लिखो और ये लिखो, एक ही बात है, तो हम सिर्फ एक ही ट्रीट करेंगे, ए बी सी, बी ए सी, बी सी ए, सब इसके अंदर आ गया, है ना। तो इन 3 को हम 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। वो किसके इक्वल हो जाएगा? परम्यूटेशन के। ये फॉर्मूला होता है, समझ में आया? देखो इधर देखो, यहाँ पे 2 थे, इन 2 को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 2 तरीके से, मतलब फैक्टोरियल 2 तरीके से। 2 हैं तो कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 2 तरीके होंगे, है ना। तो हमने फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कॉम्बिनेशन को, किसके इक्वल आ गया? परम्यूटेशन के। तो एक जर्नल सा फॉर्मूला आपको दिखा। फॉर्मूला क्या दिखा आपको? आपने देखा कि अगर मैं लिखता हूं NCR 5C3, मतलब NCR, इसको मैं R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे वाले के फैक्टोरियल से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 2 फैक्टोरियल से। यहाँ पे क्या है? 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 फैक्टोरियल से। अगर आप NCR को, C मतलब कॉम्बिनेशन, NCR को R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो तो किसके इक्वल आ जाएगा? वो परम्यूटेशन के इक्वल आ जाएगा, NPR के इक्वल आ जाएगा। आपको ये थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी जो मैंने समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। NCR को आपको R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, वो किसके इक्वल आएगा? NPR के। क्यों कर रहे हैं हम R फैक्टोरियल से? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, तो इसमें जो एक लेते हैं वही लेंगे बस, बाकी इसके जितने भी अलग अलग तरीके बन रहे हैं उनको हम ट्रीट ही नहीं करते कॉम्बिनेशन में। बट परम्यूटेशन निकालना है तो हमको इनका अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, है ना। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनको? R फैक्टोरियल तरीके से। बात समझ में आई? अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता टेकिंग 4, तब आप क्या करते? अब निकालने थोड़ी बैठते इतना कुछ, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमको सिंपल सा पता है, अगर टेकिंग 4 होता तो हमको ये बात समझ में आई कि 4C3, नहीं टेकिंग 4 है ना, और टोटल कितने हमारे पास? 5, तो 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल
इक्वल टू 5p4। ठीक है, 5c4 को आपने 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 5p4। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में ये रिलेशन है। ठीक, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में क्या रिलेशन होता है कि n सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू n पी आर, ये रिलेशन है दोनों के अंदर। इसीलिए परम्यूटेशन पढ़ना जरूरी था। परम्यूटेशन इजी है, कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, समझ में नहीं आता कब कॉम्बिनेशन लगाना है कब परम्यूटेशन लगाना है। परम्यूटेशन लगता है अरेंजमेंट पे, जब हमको अरेंज करना है ना चीज़ों को, और कॉम्बिनेशन कब लगता है जब हमको कंबाइन करना है। ये एक छोटा सा फ़र्क है, हालांकि किसी काम का नहीं है, लेकिन याद रखना है हमको। कोई पूछे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है, पहली बात तो इसमें ऑर्डर होता है, इसमें ऑर्डर नहीं होता है, मतलब इसमें ऑर्डर मैटर करता है और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। कॉम्बिनेशन हम चीज़ों को कंबाइन करते हैं, परम्यूटेशन हमको अरेंज कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। कॉम्बिनेशन में आपको टीम बनानी पड़ेगी, है ना, कोई ग्रुप बनाना पड़ेगा, ये कॉर्ड्स बनानी पड़ेंगी, ताश वाले क्वेश्चंस आएंगे भी, उन पत्तों को अरेंज करना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या क्या करना। जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सारे कॉम्बिनेशन के होंगे लगभग लगभग। तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, एन सी आर इक्वल इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन पी आर। कैसे आया उसके लिए इतनी बड़ी राम कहानी थी ये आपको समझ में आनी चाहिए। चलो, ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं अभी। आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक के बीच में होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये पता नहीं क्या हो रहा है। थ्योरम नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। उससे पहले एक छोटी सी और चीज़ समझ लेते हैं हम कॉम्बिनेशन के अंदर। कॉम्बिनेशंस, देखो अभी तक जो हमने सीखा उसको मैं लिख रहा हूँ। थ्योरम नंबर 5 में ही हो, इधर लिखते हैं हम इसको। क्या बोला मैंने आपको कि एन पी आर इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। एन पी आर का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपके पास एन सी आर का फॉर्मूला आ गया क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। बस सेम वैसा ही है, बस ये साथ में आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है नीचे, और कुछ नहीं। क्लियर है बात? याद रहेगा फॉर्मूला, ये एनसीआर का फॉर्मूला है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, ये थ्योरम 6 को हम दूसरे पेज पे समझेंगे। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो समझाता हूँ, है ना। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केस नंबर 1। ये बात समझ में आ गई एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे एनसीएन, जब हमने सारे ही ऑब्जेक्ट्स ले लिए उन सबको कंबाइन करना है, कितने तरीके हो सकते हैं इसे कंबाइन करने के। मान लो आपके पास ए बी सी डी ई एफ 6 हैं, ये 6 के 6 से आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या बनेगा? यही तो बनेगा, ए बी सी डी ई एफ। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है? आप बोलोगे हाँ बन सकता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा बी ए सी डी ई एफ ऐसे भी लिखते हैं। नहीं, ये परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर उल्टा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को पहले लिख दो बाद में लिख दो, लिख दिया खत्म हो गई बात, है ना। तो एनसीएन की वैल्यू होनी चाहिए 1। हमने प्रैक्टिकली देखा तो एनसीएन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्यों आ रही है 1? क्योंकि कॉम्बिनेशन के केस में इनको कंबाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप सारे लेते हो तो हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं। हमको कैसे पता है एनसीएन का मतलब कितना होता है ना। एनसीएन का मतलब कितना हुआ, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इनटू एन माइनस एन फैक्टोरियल एज पर फॉर्मूला। आर की जगह हमने एन रख दिया, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया, 1 अपॉन एन माइनस एन का मतलब 0 फैक्टोरियल, तो 1 आ गया ना। एनसीएन कितना आ गया, 1 आ गया। इसलिए आपको याद भी रखना है ये, ठीक है। सेकंड स्पेशल केस क्या है कि एन सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है। एनसी जीरो का मतलब क्या हुआ कि आपके पास वही 6 मान लो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको अरेंज करना है, कोई भी ना आए। जीरो का मतलब क्या है, कोई सा भी नहीं लेना, कोई सा भी नहीं लेना मतलब इन सबको छोड़ दो। अब सबको छोड़ने के कितने तरीके हैं, एक ही तो तरीका है। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कोई सा भी नहीं लेना, कोई सा भी नहीं लेना मतलब इन सबको नहीं लेना, कोई सा भी नहीं लेना मतलब इन सबको हटा दो। कितने तरीके से हटा सकते हो आप इन सबको, एक ही तरीके से हटा सकते हो। एन सी जीरो की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 1। प्रूव भी कर लो, एन सी जीरो एन फैक्टोरियल
अपॉन आर, आर मतलब 0 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 0 फैक्टोरियल। फॉर्मूला यही हुआ। ऊपर हो गया n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 और n माइनस 0 भी n फैक्टोरियल कट गया, तो n से 0 भी कितना आ गया आपके पास 1। n से 0 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। ठीक है, समझ में आ गया। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं सारी, ये आपको पता भी होनी चाहिए। देखो NCN का मतलब है आपको सारे के सारे से मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाना, तो वही कॉम्बिनेशन तो एक ही बनेगा। परम्यूटेशन बन सकते हैं n फैक्टोरियल, लेकिन कॉम्बिनेशन कितना बनता है 1। इन्हीं के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि NPN कितना था n फैक्टोरियल, एंड NP0 कितना था, ये 1 ही था। ये भी याद रखना है साथ साथ में, है ना। NPN कितना था n फैक्टोरियल, और NP0 कितना था 1। NP0 का मतलब है कोई सा भी सिलेक्ट मत करो, कोई सा भी सिलेक्ट नहीं करने का तरीका सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे भी 0 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इन चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है ना, ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। ये स्पेशल केस है, क्योंकि आपको बार बार फॉर्मूला लगाना नहीं पड़े, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। जल्दी क्वेश्चन करने का तरीका है बस। आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मेरे को, मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, थर्ड चीज़ में क्या लिख रहा हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और यही काम की है सबसे ज़्यादा। NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। क्या लिखा मैंने, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। इन दोनों को इक्वल लेना है, तो मैं RHS सॉल्व करता हूँ पहले। जब मैंने RHS सॉल्व किया तो NCN माइनस आर का मतलब हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब r की वैल्यू n माइनस आर है, इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ऐसे लिखूंगा, है ना। n माइनस आर, यहाँ पे r की वैल्यू n माइनस आर है। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करोगे आप तो n माइनस एन प्लस आर, n माइनस एन कितने हो गए, सिर्फ r ही बचा यहाँ पे, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ r फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल आ गया, ये तो NCR का फॉर्मूला है, देख लो यही तो लिखा हुआ है। r फैक्टोरियल बाद में लिखा है, ये पहले लिखा है, बस इतना ही तो है। तो यहाँ से क्या पता चला मेरे को कि भाई NCN माइनस आर इज ऑलवेज इक्वल टू NCR। ये कहाँ काम आता है, ये आएगा आपके जब हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे, है ना। अभी तो इतना ज़्यादा शायद यूज़ में नहीं है, क्योंकि एग्जांपल्स वगैरह भी शायद नहीं है ऐसे। क्या होता है, आपको वैल्यू गिवन होती है, मान लो 50C10 की इक्वल टू मान लो 5, या फिर 5 नहीं मानते हम, x मानते हैं, इक्वल टू x, ये गिवन है। ये क्या है, गिवन है। आपको बोला फाइंड करो 50C40 की वैल्यू, बताओ क्या होगी। आप तो बोलोगे ये दोनों सेम है, देख लो, ये है 50C10 और ये हो गया 50C50 माइनस 10, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा x के। समझ में आया क्यों होगा x के इक्वल, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, कितना होगा 40 हो रहा है ना, तो ये दोनों बराबर है। कहने का मतलब समझ में आ गया। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आता है n, तो नीचे वालों को जोड़ने पे अगर n के बराबर आ रहा है तो वो दोनों हमेशा बराबर होते हैं। जैसे 10 और 40 को जोड़ने 50 आ रहा है, तो n के बराबर आ गया, तो 50C10 की जो वैल्यू है वही वैल्यू 50C40 की होगी। ये चीज़ें हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन अभी इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट मान के आप याद कर लेना। याद करना है इसको, क्या करना है, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो इसको कि हाँ भाई ये होता है। हालांकि सभी याद करना है कि क्या क्या होते हैं। थोड़ी बहुत क्या होता है, स्पेशल केस ना काम आते हैं हमारे बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि यार हाँ इस तरीके से करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, इसको हम लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये बहुत अच्छी थ्योरम है और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, इसको चाहे तो आप इंपॉर्टेंट भी लिख लो कि ये क्या कर दिया इसने। ये भी बाइनोमियल में काम आएगी ज़्यादा। क्या लिखा है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1CR। समझ में आ रहा है, मतलब मैंने कहीं पे लिखा 50C10 और एक जगह लिख दिया 50C9, इन दोनों को आपको बोल दिया ऐड कर दो भाई कितना आएगा, तो आप बोलोगे मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा, इसका आंसर आएगा 51C10। ये आंसर आ जाएगा इसका, बाद में काम आएंगे सब चीज़, इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट ये आंसर आता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। NCR प्लस NCR माइनस 1, एक R से कम हो रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, R नीचे आएगा और ऊपर n एक ज़्यादा ऐड हो जाएगा। प्रूव करेंगे इसको, कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले पुट करने हैं ना। LHS शायद प्रूव करने के लिए पूछे भी आपसे एग्जाम में। NCR प्लस NCR माइनस 1, कुछ मत करो, फॉर्मूला पुट कर दो। क्या होता है NCR का फॉर्मूला, रिपीट करो मेरे साथ, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल अलग से लगता है, प्लस यहाँ पे लगा होगा तो क्या हो जाएगा,
एन फैक्टोरियल, आर की वैल्यू है आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, यही आएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम, हमको नीचे एलसीएम लेना है, सेम बनाना है। तो उसको सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपने देखा कि यार यहाँ पे तो आर फैक्टोरियल और यहाँ पे आर माइनस वन फैक्टोरियल है। एक साइड क्या है आर फैक्टोरियल, एक साइड क्या है आर माइनस वन फैक्टोरियल, दोनों को सेम बना दो। कर सकते हो ना, ये जादू तो आता है आपको करना। मैथ्स के अंदर जादू ही करने हैं बस हमको, बस क्वेश्चन अपने आप होता है। लिख सकता हूँ मैं ऐसे, और यहाँ पे लिखा है एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे एन माइनस आर लिखा है, यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन लिखा है। तो अगर मैं इसको भी थोड़ा सा खोलूँ, ये तो आर माइनस वन फैक्टोरियल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इसके बाद अगली स्टेप क्या आएगी, क्योंकि हमको पता है कि n फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, या फिर आप इसको और खोल लो, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, है ना। इस फैक्टोरियल को हम आगे आगे ले जा सकते हैं एक एक कम करके, तो इसमें से एक कम करेंगे तो वन हट जाएगा बस। ठीक है, अब एलसीएम आ जाएगा। देखो क्या क्या एलसीएम आ गया, जो जो कॉमन आ रहा है ना उसको कॉमन ले लो, यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, कॉमन ले लो, इसमें एलसीएम तो बाद में लेंगे। आर माइनस वन एन माइनस आर, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आ गया कॉमन। ब्रैकेट कितना बचा यहाँ पे, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। अब ले लो एलसीएम वेलसीएम जो भी आपको लेना है, यहाँ लिख दूँ, ये तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू, जब आप इसमें एलसीएम लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर एन माइनस आर प्लस वन, ये एन माइनस आर प्लस वन इधर चल जाएगा और आर इधर चल जाएगा, ऐसे ही होगा, है ना। चलो इतना तो मेरे ख्याल तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं है। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये तो लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर से आर कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया कितना एन प्लस वन, और नीचे बन गया आर एन माइनस आर प्लस वन। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो गया एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अभी जो हमने ऊपर जादू किया था, कौन सा जादू किया था, इसको हमने तोड़ दिया था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या किया था हमने, इसको ब्रेक कर दिया था, इस चीज़ को नीचे ब्रेक कर दिया था इस तरीके से। तो इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, हमने यहाँ ब्रेक किया था, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एन प्लस वन इंटू एन, तो इसका मतलब हो गया एन प्लस वन फैक्टोरियल, नहीं हुआ, है ना। ठीक है, ये है, फिर उससे एक कम ये है, तो ये कितना हो गया एन प्लस वन फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे है आर इंटू आर माइनस वन, तो इसको मैं आर फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, और ये है एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब है अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। इसको हमने ऐसे लिखा था तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिखा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। तो ये आपने जब देखा, इसको और ढंग से आपने लिखा, तो आपका आया एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन माइनस आर, एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना इसको मैं, एन प्लस वन को एक साथ लिख लिया, माइनस आर लिख लिया, तो क्या दिखा आपको, आपको इसमें कुछ ऐसा तो कुछ दिखा, क्योंकि एन प्लस वन सी आर किसका फॉर्मूला बन गया है, एन प्लस वन सी आर का, ये तो हमको लेके आना था, है ना, आ गया ना, एन प्लस वन और नीचे क्या है आर माइनस हो रहा है इसलिए नीचे आ जाएगा सी आर, क्योंकि ये दो चीज़ें आर फैक्टोरियल है और एन माइनस आर फैक्टोरियल भी है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा आर एच एस के इक्वल। तो ये थ्योरम हमने कर दी प्रूव। ये क्वेश्चन पूछेगा पक्का, ध्यान रखना। क्लियर है इतना सबको? चलिए अभी टाइम कितना हुआ है, हमारे पास थोड़ा टाइम है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स थोड़े अच्छे हैं, तीन ही एग्जाम्पल्स हैं, फिर क्वेश्चन, चलो तीनों एग्जाम्पल करते हैं। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, आप सब कर लोगे। NC9 इक्वल टू NC8, फाइंड NC17। क्या करना है फिर आपको, जो क्वेश्चन में बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल करना है सबसे पहले। NC9 इक्वल टू NC8 कितना हो जाएगा, n का मतलब कितना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस नाइन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल n कट गया तो क्या हो गया 9 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस नाइन फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 8 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस नाइन फैक्टोरियल,
यहाँ 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ ही है। इस चीज़ को आप लिख सकते हो क्या, n-8 इंटू n-9 फैक्टोरियल। n-9 से n-9 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो 9 इक्वल टू n-8 आ गया। देयरफॉर वी हैव n इक्वल टू 17। पुट कर दिया इसमें, है ना। सो nc17 इक्वल टू 17c17, और आपको बता रखा है 17c17 की वैल्यू कितनी होगी, जब ncn होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1। कितनी आ जाएगी, 17 से 17 इक्वल टू 1, बिकॉज क्या रीजन है, ncn इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट लिख सकते हो आप, है ना, या आप चाहे तो सॉल्व करके लिख लो तो भी 1 ही आएगा। क्लियर इतनी बात। चलिए इस क्वेश्चन को समझना, एक यहाँ पे है खत्म और दूसरा पार्ट इसका आगे से शुरू हो रहा है। अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women। आपके पास कितने हैं, 2 men एंड 3 women, टोटल इतने लोग हैं आपके पास, ठीक है। 3 लोगों की आपको कमेटी बनानी है। अब 3 लोगों की कमेटी बनानी है तो क्या करोगे बताओ। मान लो एक कमेटी में राम और रहीम, 2 ये हैं, है ना, सीता, गीता, राधा, 3 लड़कियां ही हैं। तो आप जब इनका ग्रुप बनाओगे, 3 लोग लेने हैं आपको। कौन कौन ले सकते हो आप, राम ले सकते हो, रहीम ले सकते हो और सीता ले सकते हो, है ना। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। राम ले सकते हो, रहीम ले सकते हो और गीता ले सकते हो, करेक्ट। राम ले सकते हो, रहीम ले सकते हो और राधा ले सकते हो, यही कर सकते हो। या फिर तीनों लड़कियां ले सकते हो, सीता, गीता और राधा। और भी बहुत कुछ ले सकते हो, लेकिन क्या मुझको बताओ, अगर राम रहीम सीता आ गया या कहीं पे, तो क्या मैं रहीम, राम और सीता ये एक ग्रुप अलग से बना सकता हूँ, नहीं बना सकता ना। राम रहीम सीता आ गया तो इनका ऑर्डर अब मैटर नहीं कर रहा। ऑर्डर कोई मैटर करेगा यहाँ पे, राम रहीम सीता लिखो या रहीम राम सीता लिखो, एक ही बात है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का। आपको ऐसे समझना पड़ेगा। और जितने भी ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, एक्चुअल वाली, लोगो वाली, ताश की गड्डी वाली, इन सब चीज़ों में क्या होगा, ज़्यादातर कॉम्बिनेशन लगता है, ठीक है। तो हमको ये बात समझ में आई कि यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, कॉम्बिनेशन। क्यों अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया, ये सोचना है आपको, है ना। हमको कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। तो 2 लोग, 2 मैन है, 3 वुमेन है, 3 लोगों की कमेटी बनानी है। तो टोटल कितने आपके पास, 5 पर्सन है। और कितने की कमेटी बनानी है, कमेटी ऑफ, कितनों की कमेटी बनानी है, 3 पर्सन। तो आपको दिख रहा है, तो सिंपल हो गया। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एनसीआर लगाना है। एनसीआर का मतलब हो गया यहाँ पे 5c3। सॉल्व कर लो। 5c3 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 को 20 का आधा 10। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा, 10, ठीक है। तो आप कितने तरीके से कर सकते हो, 10 तरीके से आप उनके ग्रुप बना सकते हो, कमेटी बना सकते हो, जिसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। इतना आपका क्वेश्चन हो गया यहां तक का। आगे क्या बोल रहा है वो, आगे वाली बात इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने वाले क्वेश्चंस में दिक्कत करेगी। हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। क्या बोल रहा है वो, एक आदमी और 2 औरतों, उसमें क्या होना चाहिए, इन 10 कमेटियों में से ऐसी कमेटियां कितनी हैं जिसमें एक आदमी है और 2 औरतें। तो दिक्कत होगी, आप कैसे करोगे। कुछ नहीं करना आपको, देखो कितना सिंपल है। 2 आदमी हैं, 3 औरतें हैं, 2 मैन एंड 3 वुमेन, यही है हमारे पास। तो आपको आदमियों में से कितने चूज करने हैं, 1, है ना। 1 मैन चूज, मैं यहां लिख दूं चूज 1 मैन। 2 आदमियों में से एक आदमी चूज करना है, कितने तरीके से कर सकते हो, 2c1, है ना। वेज कितने हो गए, कितने वेज हो गए यहाँ पे, 2c1 तरीके से आप चूज कर सकते हो। 2 में से एक चूज करना है, कितने तरीके हैं आपके पास, 2c1। p मत करना है यहाँ पे, ध्यान रखना, है ना। p क्यों नहीं करना, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। 3 औरतों में से कितनी चूज करनी है आपको, चूज 2 वुमन। अब 2 वुमेन कैसे चूज करोगे आप, कितने तरीके हैं, कितने वेज हो जाएंगे, 3c2। सी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, है ना। सीता गीता करो, गीता सीता करो, एक ही बात है, ठीक है। कितने तरीके हैं, 3c2। तो 2 आदमी और 3 औरतें चूज करने के कितने कितने तरीके हैं, ये हैं और ये हैं। और आपको पता है ये दोनों काम अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए साथ में। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा इनका, टोटल विल बी 2c1 इंटू 3c2। 2c1 का मतलब 2 फैक्टोरियल
अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब 3c2 का मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ होता है। 2 से 2 कट गया है तो हट गया, 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है, 3 फैक्टोरियल आ गया, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 6। तो कितने तरीके हैं ऐसे जिनके अंदर एक आदमी और दो औरतें हो, 6 हैं। तो इन 10 में से 6 कमेटियां ऐसी होंगी जिसके अंदर क्या होगा, एक आदमी और दो औरत होंगी। समझ में आया ना, थोड़ा बहुत समझ में आया। बाकी हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे और ढंग से क्लियर होगा आपको। 2 मैन एंड 3 वुमेन है, इनमें से आपको दो आदमी में सिर्फ एक ही आदमी चूज करना है। उसने बोला है एक आदमी होना चाहिए और दो औरतें होनी चाहिए। तो एक मैन चूज करने के तरीके कितने हैं, 2c1। बट 3 वुमेन में से दो वुमेन चूज करने के तरीके कितने हैं, 3c2। तो टोटल तरीके कितने हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। तो एक्चुअल में 10 कमेटी हैं, लेकिन इसमें तीनों औरतें भी हो सकती हैं, दो आदमी एक औरत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन है लेकिन, है ना। उनमें से पर्टिकुलर कंडीशन की एक आदमी और दो औरतें हों, ये क्वेश्चन है। वो कितने हैं, 6 हैं। तरीका कैसा है, ऐसा है। बात समझ में आई। चलिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इस पे भी इंपॉर्टेंट लिख लो, शायद ये भी आ जाए। देखो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, कैसे कैसे लिखना है वो सब बुक में लिखा हुआ है ना। अंग्रेजी जो है वो पूरी लिखी हुई है ढंग से कि कैसे करना है आपको सॉल्व, तो उसमें देखो वैसा ही लिखना सीखना। अब 11th में हो तो इतना मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, तरीके से लिखना है पेपर में, ध्यान रखना। गलत लिखोगे, सिर्फ ऐसे करके आओगे ना, 5 नंबर का होगा 2 नंबर दे देगा, ठीक है आंसर लिया है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तरीके से लिखना, तरीके से लिखना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। 4 कार्ड चूज करने हैं आपको, और बहुत सारे तरीके से आप चूज कर सकते हो, हम इन सब का आंसर निकालेंगे। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 ही होते हैं। एक जो मैं समझा देता हूँ पहले, कार्ड्स को हम एक अलग से ले लेते हैं, इससे पहले ले लेते हैं कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, ये बात क्या होता है, जो कुछ बच्चे होते हैं हमारी तरह, वो ताश खेलते हैं, गलत बात नहीं है, जुआ खेलना गलत बात है ना। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। उनको पता होता है, उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। आधे होते हैं रेड, आधे होते हैं ब्लैक। रेड कितने होते हैं, 13, सॉरी 26, है ना। और ब्लैक भी कितने होते हैं, 26। इस रेड के अंदर भी दो कलर होते हैं, ब्लैक के अंदर भी, मतलब दो शेप होती हैं। रेड के अंदर कौन सी शेप होती है, एक होती है डायमंड, एक होती है हार्ट्स। ठीक है, ब्लैक में होती है स्पेड एंड क्लब्स। तो आधे आधे इनमें होते हैं, डायमंड के 13, हार्ट्स के 13, स्पेड के 13 और क्लब्स के भी 13। ठीक। लेकिन अब क्या होता है, जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं ना, या फिर मैं बोलूँ जो हम इंडिया में ताश खेलते हैं, हम डायमंड हार्ट स्पेड क्लब कभी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ईंट। मैं इसको हिंदी में भी लिखता हूँ जिससे आपको समझने में आए, समझना जरूरी है। हम बोलते हैं इसको ईंट। इसको क्या बोलते हैं, लाल पान, है ना। इसको बोलते हैं हुक्म, और इसको क्या बोलते हैं यार, चिड़ी। अब हर जगह अलग अलग बोल सकते हैं, हमारे गांव में, हमारे जहाँ हम रहे हैं वहाँ ये बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में लगभग यही बोलते हैं। ठीक है, डायमंड हार्ट स्पेड क्लब। डायमंड इन द सेंस डायमंड जैसा, ऐसा, ये डायमंड हो गया। हार्ट मतलब समझ में आ रहा है, दिल जैसा, ये लाल होते हैं दोनों। ठीक है, तो मैं इनको लाल कर दूं। इन चीज़ों को समझ के रखना कि कलर कैसे कैसा होता है, ये बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। स्पेड्स जो होता है, हुक्म मतलब वो पान के पत्ते की तरह होता है। कैसे बनता है पान का पत्ता, ऐसे। पीपल का पेड़ किसी ने देखा हो तो उसका जो पत्ता होता है ना, इस टाइप से ये स्पेड होता है, ये ब्लैक होता है। ठीक। और फिर क्लब्स आता है ऐसे, इस टाइप से, ये क्लब्स होता है, चिड़ी बोलते हैं जिसको हम। ओके, ये सब कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, ब्लैक, और बाकी दोनों कैसे हैं, रेड। तो एक बात हमको समझ में आ गई, 13 कार्ड्स हर किसी के अंदर होते हैं, कलर अलग अलग होता है, शेप अलग अलग होती है। ठीक है, और नंबर्स क्या होते हैं इन कार्ड्स के, नंबर ऑन कार्ड्स, नंबर ऑन कार्ड्स शुरू होता है वो इक्के से, इक्का, दो, सॉरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इक्का दुक्की तिग्गी चौगी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी नहली, फिर दहली मतलब 10। फिर आता है जैक, क्या बोलते हैं इसको, जैक। अगली आती है क्वीन, इसको बोलते हैं हम एस। ठीक है, एंड लास्ट में क्या आता है हमारे पास, किंग। ये 13 पत्ते होते हैं, गिन लो 13 ही है, 10 11 12 13, है ना। ठीक है, जैक को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गुलाम।
इसको क्या बोलते हैं, बेगम, और इसको क्या बोलते हैं, बादशाह, वही नाम है। एस को हम बोलते हैं इक्का, क्या बोलते हैं, इक्का। तो इस टाइप के कार्ड्स होते हैं, बस ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो ये होता है, ये क्या है, हार्ट्स, ये क्या है, स्पेड, ये क्या है, डायमंड, और ये क्या है हमारे पास, क्लब। ये टाइप के कार्ड्स होते हैं, हर किसी के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। इनमें से कुछ में डिज़ाइन बनी होती है, कुछ में क्या होती है, चित्र बने हुए होते हैं, है ना, उनका चेहरा बना हुआ होता है। वो कौन से कार्ड होते हैं, ये 3 कार्ड, इसमें आपको चेहरे दिखेंगे, इनमें तो नंबर दिखते हैं खाली, इनमें चेहरे दिखेंगे। तो हम इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं हम इनको, फेस कार्ड्स, मतलब इनमें क्या बने हुए हैं, चेहरे। ठीक, बस इतना समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हो गया। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 of playing cards? In how many of these? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब आपको 4 कार्ड्स चूज करने हैं। मान लो आपने इक्का दुक्की तिग्गी ये 4 कार्ड्स आपने सिलेक्ट करे। मैं बोला नहीं मेरे को ये 4 नहीं, मेरे को तो ये 4 सूट सिलेक्ट करना है। पहला होना चाहिए चौगी, फिर दुक्की, फिर तिग्गी, फिर इक्का। किसी ने बोला ना ऐसे नहीं, 2 3 4 और फिर इक्का। आपने बोला नहीं भाई इक्का तो पहले रखना है, चाहे आप ऐसे कर लो। ऐसे बहुत सारी तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट जो है ये तो परम्यूटेशन है, आपको तो सिलेक्ट करने हैं ना। आप चाहे ये सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे ऑर्डर किसी काम का नहीं है, देयरफॉर ये क्वेश्चन किस चीज़ का बन जाए, कॉम्बिनेशन का, है ना। 4 कार्ड्स कोई से भी हो, किसी भी ऑर्डर में आए, कोई मतलब नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन किसका है, कॉम्बिनेशन का है। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके हो गए, 52C4, इतने तरीके हुए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व मैं यहीं कर दूं, यहीं कर देता हूँ ना। 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 4 कितना हो गया, 48, 48 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना आगे आपका काम है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा सारा आंसर है, यहाँ लिख देता हूँ 270725। इतने तरीके से आप 4 कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। सोचो ये सिर्फ कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन होता तो इसको भी 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई होता। सोचो 4 कार्ड सेलेक्ट करने के इतने सारे तरीके हैं। ये तो हो गया यहाँ तक का क्वेश्चन। उसके बाद में उसने पूछा है इन हाउ मेनी ऑफ दीज, इसका फर्स्ट क्या पूछा है आपसे, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। सेम सूट मतलब ये सूट्स होते हैं ना, सेम ग्रुप, एक तरह से सूट का मतलब है ग्रुप, या तो हार्ट्स के ही हो, या स्पेड्स के ही हो, या डायमंड के ही हो, या क्लब के ही हो, किसी भी एक के हो, चारों के नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ चारों कार्ड्स मेरे पास हार्ट्स क्या है, मैंने मान लिया। तो कितने तरीके से आ सकते हैं, 13 कार्ड्स टोटल है, और सिलेक्ट कितने करने हैं, 4, 13C4 हो गया। बात समझ में आ गई। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, किसी ने बोला नहीं मेरे को तो चारों कार्ड स्पेड्स के लेने, किसी के भी हो सकते हैं ना। उसने ये थोड़ी बड़ा कौन सा सूट के हैं, उसने बोला चारों सेम के होने चाहिए, स्पेड्स के लिए भी 13C4। ठीक है, एक ने बोला ना डायमंड के लूंगा मैं तो सारे के सारे, मेरे को डायमंड पसंद है, डायमंड के भी 13C4 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं हम। और लास्ट में बच गया हमारा क्लब, तो इसके भी 13C4 तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट्स की बात करूंगा तो भी 13C4 है, स्पेड्स की बात करूंगा तो भी, डायमंड की बात करूंगा तो भी, क्लब की बात करूंगा तो भी 13C4 है। चारों सेम सूट के होने चाहिए। तो मैंने चारों सिलेक्ट कर लिए हार्ट्स के, खत्म बात। उसने बोला कोई जरूरी थोड़ी हार्ट्स के ही हो, स्पेड्स के भी उसने, डायमंड के भी उसने, क्लब के भी हो सकते हैं। या तो हार्ट्स के होंगे और स्पेड्स के होंगे, है ना। इंग्लिश में जिसको हम और बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, या तो हार्ट्स के, या स्पेड्स के, या डायमंड के, या क्लब के, चारों में से किसी के भी हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, ये आपसे उसने पूछा है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर ये चारों अलग अलग होते, मतलब मैं बोलता कि एक कार्ड हार्ट का है, एंड दूसरा कार्ड स्पेड्स का है, एंड तीसरा कार्ड डायमंड का है, एंड चौथा कार्ड क्लब का है, मतलब एक कार्ड हार्ट का, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, तो ये अलग अलग वो होती है ना, अलग अलग तरीके से हम सिलेक्ट करते। ये मैंने एम तरीके से सिलेक्ट करता, ये एन तरीके से, ये ओ तरीके से, और ये पी तरीके से, फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करता चारों को। बट क्या हुआ है, हमने चारों कार्ड एक ही में से सिलेक्ट कर लिए। ध्यान से सुनना, चारों कार्ड्स मैंने एक ही में से सिलेक्ट कर लिए, मेरा काम खत्म हो गया।
बट क्वेश्चन में बोल रहा है चारों कार्ड दूसरे में से भी हो सकते हैं, तीसरे में भी हो सकते हैं, चौथे में भी हो सकते हैं, चारों में से किसी में भी से भी हो सकते हैं। तो जब ऐसा और आए तो आपको हमेशा क्या लगाना है वहाँ पे, प्लस, है ना। इन चारों को चार तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ चार ही सिलेक्ट करना है, हमने चारों पहली बार में ही सिलेक्ट कर लिए, तो बाकी क्यों कर रहा हूं मैं। तरीके हो सकते हैं, है ना, 10 तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्या यूज करेंगे हम, और या तो इसके होंगे या इसके होंगे या इसके होंगे या फिर इसके होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। समझ में आ गया क्यों करेंगे 13C4 प्लस। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो आपको। प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि या तो इसके होंगे या फिर इसके होंगे या फिर इसके होंगे या फिर इसके होंगे। क्लियर है बात। चलो इनको सॉल्व करोगे आप, 13C4 का जितना भी आंसर आएगा, कितना आएगा, इसको आप लिख सकते हो एक तरीके से 4 × 13C4। अब 4 × 13C4 का मतलब कितना हो गया, 4 × 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेना, कितना आंसर आ रहा है इसका, 2860। ओके, फर्स्ट हो गया खत्म। सेकंड देखो, इसका जस्ट उल्टा है सेकंड। सेकंड क्या बोल रहा है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। मतलब पहला अगर हार्ट्स में है तो दूसरा स्पेड्स का होगा, तीसरा डायमंड का होगा और चौथा क्लब का होगा। यहाँ पे चार अलग अलग तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ पहला हार्ट का है तो कितनी तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, 13C1 तरीके से, है ना, हार्ट्स में से इतने तरीके से। दूसरा किसका है, स्पेड्स का, 13C1, इसमें से भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है, इसमें से भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है और इसमें से भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है। चारों में से एक एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट करने देखो, चारों में से एक में से चारों कार्ड, 13 में से चार कार्ड सिलेक्ट करना है 13C4 तरीके से। एक कार्ड आपको इधर से लेना, एक इधर से लेना, एक इधर से लेना, एक इधर से लेना, अब जाके आपका काम पूरा हुआ है। तो एक इसमें से एंड आएगा, है ना। समझ रहे हो कहने का मतलब, मैं एक बार आपको और समझाता हूँ, समझना। ये फर्स्ट और सेकंड करोगे इसका तो आपको समझ में आएगा, प्लस कब करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं। देखो आपको हार्ट से लेना है एक कार्ड, तो आपने लिया, एक कार्ड लोगे तो 13C1 तरीके, है ना। दूसरा कार्ड लोगे तो किस में से लोगे, दूसरा कार्ड आप स्पेड्स में से लो। आपने स्पेड्स में से जब लिया तो उसके भी 13C1 तरीके हैं। आपने डायमंड से लिया, डायमंड से लिया तो उसके भी 13C1 तरीके हैं। और आपने चौथा कार्ड क्लब में से ले लिया तो उसके भी 13C1 तरीके हैं। चारों में से एक कार्ड लेना है, ये तो बोला उसने कि चारों कार्ड्स चारों अलग अलग तरीके से आने चाहिए आपके पास। आगे अब मुझको एक बात बताओ, एक हार्ट्स में से लिया, एंड आएगा ना, एंड दूसरा स्पेड्स में से लिया, एंड तीसरा डायमंड में से लिया, एंड चौथा क्लब में से लिया। तो जब ये आप एंड दिमाग में आ रहा है ना कि हाँ एक इसमें से, एंड दूसरा इसमें से, एंड तीसरा इसमें से, एंड फोर्थ इस इसमें से, आपका काम कब कंप्लीट हुआ, यहाँ पे जाके तो कंप्लीट हुआ। इसमें तो यही कंप्लीट हो गया था पहले में, लेकिन हमारे पास चॉइस थी तो हमने बोला इसमें से भी हो सकता है या फिर इसमें से हो सकता है या फिर इसमें से या फिर इसमें से, तो या के लिए हमने प्लस लगा दिया। बट दिस वर्क इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, 4 बार करना पड़ेगा आपको। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वेज कितने हो जाएंगे आपके पास, बात समझना। टोटल वेज कितने हो गए, 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, है ना। ठीक है, तो 13C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल का पावर 4। 4 बार लिखना पड़ेगा ना आपको, उसकी पावर 4 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 13C1 की वैल्यू होगी 13, ठीक है। 13C1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 13, 13 की पावर 4, जो भी आंसर होता है, कितना आंसर होगा 13 की पावर 4, जो भी होगा 13 की पावर 4 लिख के भी छोड़ोगे चलेगा। समझ में आ गया। चलिए बाकी के 3 जो हैं वो भी हम देख ही लेते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपका पेज को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि पेज भर गया। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। एंड और प्लस कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है, इसका फर्क ध्यान रखना। दे आर फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड्स हैं तो मुझको बताओ हार्ट्स के अंदर कितने फेस कार्ड हैं। मैंने बोला फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, जैक, क्वीन और किंग, ये फेस कार्ड है। इसके अंदर भी होंगे जैक, क्वीन और किंग, सेम कार्ड्स होते हैं ना, बस कलर और उनकी जो सूट होता है वो अलग अलग होता है। ये भी जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक, ये फेस कार्ड्स हैं। थर्ड कर रहे हैं, टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं। टोटल फेस कार्ड्स एक सूट के अंदर होते हैं 3 फेस कार्ड,
तो टोटल फेवरेट कार्ड कितने हैं 12, ठीक है। उसमें से आपको सिलेक्ट कितने करने हैं 4, है ना। टू सिलेक्ट कितने सिलेक्ट करने हैं 4, सो नंबर ऑफ वेज, सिंपल सी बात है यार, 4 कार्ड 12 में से 4 सिलेक्ट करने हैं तो 12C4। इसने ये तो बोला नहीं कलर वलर क्या हो क्या नहीं हो, उसने बोला कि भी 12 फेस कार्ड उसमें 4 सिलेक्ट करने हैं, 12C4 सॉल्व करना पड़ेगा इसको। आपके फॉर्मूला क्या होता है इसका, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 4 दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेना, आंसर आ रहा है इसका 495। क्लियर है। थर्ड तो बड़ा सिंपल था। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है, दे 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 तो रेड में से होने चाहिए, 2 ब्लैक में से होने चाहिए। बताओ रेड टोटल कितने हैं, 13 ये हैं, 13 ये हैं, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल रेड कार्ड्स 26। कितने सिलेक्ट करने हैं, इसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं हमको, 2 सिलेक्ट करने हैं, 2 ही तो सिलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 26C2। क्लियर है। सिमिलरली टोटल ब्लैक कार्ड्स, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं 26। इसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं 2, है ना। तो अगेन नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 26C2। ठीक है, समझ में आ गया। ओके वेरी गुड, एक सेकेंड रुकिएगा। या तो ये डालना 5 वाले में डालना, सिंपल वाले में डालना, 2.4 वाले। ओके अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में क्या एंड लगेगा या और लगेगा। देखो 2 कार्ड्स आपने यहाँ सिलेक्ट किए एंड 2 कार्ड्स यहाँ सिलेक्ट किए ना, एंड लग रहा है ना दोनों के बीच में। 2 कार्ड्स यहाँ सिलेक्ट हुए एंड 2 कार्ड्स यहाँ सिलेक्ट हुए, तो टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26C2 इंटू 26C2। बात क्लियर हुई। ये इंटू क्यों आया, सबको समझ में आया होगा, है ना। 2 कार्ड सिलेक्ट हुए हैं अभी, बाकी के यहाँ कार्ड सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। चलिए अब है फिफ्थ। फिफ्थ भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो भी एक थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा एक सेकंड रुको। ये है मेरे पास फिफ्थ। कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए, या तो रेड के होंगे या ब्लैक के होंगे। या आ रहा है ना दिमाग में, क्या हमारे दिमाग में आ रहा है, या तो रेड या ब्लैक, तो पता है भाई कहीं ना कहीं प्लस करना है। तो इफ कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर, कौन से कलर के होंगे, रेड कलर के अगर होंगे तो कितने होंगे। देखो रेड के हमारे पास टोटल, तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज अगर आपको निकालना है तो रेड के कितने कार्ड्स हैं आपके पास 26। सिलेक्ट कितने करें, चारों इसमें सिलेक्ट कर लिए हमने, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इतने हो गए। इफ कार्ड्स आर ऑफ ब्लैक कलर, अगर वो ब्लैक कलर के होंगे तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो भी 26C4 होगा, है ना। टोटल 26 कार्ड्स हैं, 26 में 4 सेलेक्ट कर लिया 26C4 तरीके। ब्लैक के अंदर भी 26 कार्ड है, उनमें 4 सेलेक्ट कर लिया 26C4 इसके भी तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, आपको पता है कि भाई चारों मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिए, या तो वो रेड होंगे या फिर वो ब्लैक होंगे, और आ रहा है ना दिमाग में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके पास 26C4 प्लस 26C4, करेक्ट। 26C4 प्लस 26C4, तो जो भी आंसर आएगा इसका वो हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। बस ये क्वेश्चन था, अगर ये क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आ गया तो आप आगे के क्वेश्चन आराम से करते हो, आगे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। और हम इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर मतलब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें करेंगे। टिल देन बी लॉजिकल, थैंक यू।